एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे जितनी भी हमारी फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमने उसमें प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। इन सभी को हमने अच्छे से समझ लिया है कि ये कौन कौन से गुण हैं जो हमारे फाइबर्स में होने चाहिए, वो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन है तो हमारा एक बहुत बेहतर फाइबर बनेगा, वो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उनके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अगर ये भी हों तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे क्या है, ये आपके आज जो हम पढ़ेंगे वो मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ हमें फाइबर की पढ़नी है कि ये गुण भी हमारे अगर फाइबर में हो तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो मिसलिनियस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो आपके फाइबर में होनी चाहिए या हो तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला है एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, जब भी आप अपने फैब्रिक को, जो भी फाइबर से वो बना हुआ फैब्रिक है, कपड़ा है, जब आप उसे वेयर कर रहे हो, पहन रहे हो, तो वो कितना घिसने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है और कितने लंबे समय तक वो कपड़ा चल सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एबिलिटी टू रसिस्ट वेयर एंड टीयर फ्रॉम रबिंग। ठीक है, रबिंग मतलब घिसने से, रब होने से कितना वो जो फाइबर है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस में बी ड्यू टू द टफ आउटर लेयर एंड फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल चेन इन द फाइबर। ठीक है, एक तो जो आपका रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो भी आपका फाइबर है उसके ऊपर की लेयर कितनी मजबूत है, कितनी टफ है। ठीक है, कितनी मजबूत है वो आउटर लेयर, एंड फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, और किस पे डिपेंड करेगा, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल चेन इन फाइबर। फाइबर के अंदर कितने फ्लेक्सिबल जो मॉलिक्यूल की चेन्स हैं, ठीक है, हमारी फाइबर्स के अंदर, तो जितनी फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल की चेन्स होंगी वो आपको घिसने से बचाएगा आपके कपड़े को। ठीक है, यार्न साइज, ठीक है, थिकनेस, यार्न यूनिफॉर्मिटी, स्मूथ फैब्रिक विथ कॉम्पैक्ट यार्न अरेंजमेंट, इन सब से क्या बनेगा, आपका हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अगर आपका यार्न साइज जो है लंबा है, ठीक है, आपका फाइबर जो है यार्न साइज जो है वो लंबा है, उसमें थिकनेस है, थोड़ा सा वो मोटा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं पर थोड़ी सी उसमें थिकनेस है, यार्न में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, एक समानता है, ये सब हम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। स्मूथ फैब्रिक विथ कॉम्पैक्ट यार्न अरेंजमेंट, जो आपका फैब्रिक बना है उसमें जो यार्न का अरेंजमेंट है वो बहुत घनिष्ठ है, एक दूसरे से चिपके हुए लगे हैं। ठीक है, बिल्कुल इतने अरेंज करके चिपके हुए बिल्कुल घनिष्ठ आपका जो फैब्रिक है वो बनाया गया है यार्न से। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जो आपका एब्रेशन रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा, मतलब ये मजबूत कपड़े बनेंगे। एब्रेशन रेसिस्टेंस एक तरीके से आप कह सकते हो घिसने से कम खराब होंगे, कम फटेंगे वो कपड़े। ठीक है, फिर है इरेगुलर सरफेस इन लो काउंट। ठीक है, तो अगर आपका जो सरफेस है फाइबर का, यार्न का या फैब्रिक का, वो इस तरीके का इरेगुलर है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई सही सा सरफेस नहीं है, तो उसका जो एब्रेशन रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या अमॉर्फियस स्ट्रक्चर है तब भी आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होगा वो लो होगा। ठीक है, फिर इसमें है आपका नायलॉन, सिल्क और वुल। इसका हम एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, अच्छा पाया जाता है। ठीक है, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस पाया जाता है, यानी कि ये जो आपका सिल्क है और जो वुल है ये मजबूत फाइबर है, घिसने से एकदम से ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं। जैसे कि आपके कॉलर्स होते हैं, आप देखते हो मेल्स के जो कॉलर्स होते हैं वो अपने आप ही कुछ टाइम बाद उनमें घिसने से वो ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो वो अगर नायलॉन, सिल्क और वुल का जो कॉलर होगा वो इतनी जल्दी नहीं घिसेगा। ठीक है, एसीटेट और ग्लास का जो आप फैब्रिक बनाओगे इसका जो एब्रेशन रेसिस्टेंस है वो क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा एब्रेशन रेसिस्टेंस था कि कोई भी फाइबर, फैब्रिक है, यार्न, फाइबर आपका रेशा, यार्न धागा, जो रेशे से बन रहा है धागा हमारा, और फिर धागे से जो हम आगे जाकर के कपड़ा बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या था, एब्रेशन रेसिस्टेंस था। घिसने से जब हम पहनते हैं और वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, बॉडी को बार बार रब होता है बॉडी से, तो वो अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा है हैंड। हैंड का मतलब क्या है, वे ऑफ फाइबर फील, कि जब आप उस फाइबर को, फैब्रिक को या यार्न को टच कर रहे हो, छू रहे हो, तो वो कैसा लग रहा है, जैसे कि आपका हैंड वेरीज ड्यू टू द कोर सेक्शनल शेप। जैसे कि आपने देखा होगा कोई सॉफ्ट लगता है, कोई
कठोर लगता है, कोर्स लगता है। जूट को अगर आप छुओगे तो रफ रफ सा लगेगा जूट का फैब्रिक, ठीक है। और अगर सिल्क के फैब्रिक को छुओगे तो सिल्क का फैब्रिक कितना लगेगा आपको, स्मूथ सा लगेगा, ठीक है। कूल लग सकता है, ठंडा हो गया, हॉट हो गया, वेट हो गया, ड्राई हो गया, क्लमी हो गया। ये सब क्या है, आपके टेक्टाइल इफेक्ट है। टेक्टाइल इफेक्ट मतलब जो टेक्सचर वाले इफेक्ट जो हम देखते हैं वो हैंड में देखते हैं, ठीक है। कि आपका जो भी फैब्रिक है, यान है या फाइबर है, उसका कैसा टेक्सचर है, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका, ये यान में आएगा। तो वे ऑफ फाइबर फील कि किस तरीके से आपको जो फाइबर है वो फील होता है छूने से, ठीक है। आपके हैंड से जब आपने उसे टच किया है तो वो कैसा फील होगा। अब इसमें है आपका हैंड जो है वो वेरीज ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल शेप। किसके चलते वेरी करता है, क्रॉस सेक्शनल शेप के चलते वेरी करता है। लेंथ एंड डायमीटर के चलते पता चलता है। अगर आपका जो यान है वो बहुत लंबा है तो ऑब्वियसली वो स्मूथ होगा, जैसे सिल्क का होता है तो छूने में स्मूथ लगेगा। इसके विपरीत अगर लेंथ कम है तो बार बार उसमें क्या लगाने पड़ेंगे, हमें उसका स्पिनिंग करनी पड़ेगी, जिससे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से स्पिनिंग हो रही है वो थोड़ा थोड़ा रफ स्ट्रक्चर उनका हो जाएगा, जैसे कि हमारे कॉटन में होता है, ठीक है। इसके बाद डायामीटर, अगर बहुत मोटा फाइबर है तो वो क्या होगा, छूने में जूट जैसा रफ होगा। अगर फाइन फाइबर ऐसे सिल्क का है, पतला होगा तो क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपकी फाइबर में, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो छूने में क्या होगा, वो स्मूथ होगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो रफ सा लगेगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना हम उसे दबा सकते हैं, ठीक है। अगर स्मूथ है तो दबाने में स्मूथ होगा। रिसिलियंसी कितनी है उसकी, सरफेस काउंटर हो गया, सरफेस फ्रैक्शन हो गया, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये सब हम क्या करते हैं, छू करके पता कर सकते हैं कि उसका जो है अलग अलग स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फाइबर है वो छूने में कैसा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल शेप उसका डिपेंड करेगा, ठीक है। लेंथ डिपेंड करेगी। क्रॉस सेक्शनल शेप क्या था, मैं यहाँ से काट के जब इस फाइबर को यहाँ से देखूंगी तो इसका स्ट्रक्चर जो मुझे दिखाई देगा क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो वो आपका दिखाई देगा। रेसिलियंसी हो गया, सरफेस काउंटर हो गया, जो ऊपर का सरफेस है, सरफेस फ्रैक्शन हो गया, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। तो ये जो टेक्टाइल इफेक्ट है, यानी कि छूने से जो आपका टच करके जो आपका फाइबर दिखाई देता है, कोर्स हो गया, सॉफ्ट हो गया, स्मूथ हो गया, कूल हो गया, हॉट हो गया, वेट हो गया, ड्राई हो गया। तो टच करके आपको कैसा आपका फाइबर जो है वो फील हो रहा है। हैंड ऑफ यार्न एंड फैब्रिक कैन बी डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि अगर एक फाइबर जो है वो देखने में बहुत स्मूथ और सॉफ्ट लगे या रफ लगे तो अगर उससे जो कपड़ा बन रहा है वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फाइबर जो है वो तो आपका रफ हो, लेकिन जब हम उससे फैब्रिक बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं, तो बनाते समय हम उसमें उसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो यार्न या फाइबर है उसकी अपीयरेंस अलग होगी और जो फैब्रिक है उसकी अपीयरेंस अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वैसे, अगर फाइबर रफ है तो जब हम उसका कपड़ा बनाएंगे तब वो भी रफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हैंड एंड ड्रेप ऑफ फैब्रिक आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। हैंड एंड ड्रेप ऑफ फैब्रिक आर इंटर रिलेटेड मतलब जो आपकी बॉडी से शेप ले ले आपका फैब्रिक, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रेप बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा शेप ऐसा है, ठीक है। अब हम कॉटन पहनेंगे तो वो शेप हमारा ऐसा ले लेता है कॉटन का फैब्रिक, ठीक है। इसके विपरीत आप जूट पहनोगे तो वो कैसा लेता है, वो ऐसा लेता है, ठीक है। बिल्कुल जूट का कपड़ा पहनोगे तो ऐसा अजीब सा लगेगा आपका, खड़ा खड़ा सा, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, इसकी मतलब क्या है, ड्रेपेबिलिटी जूट की अच्छी नहीं है, कॉटन की, सिल्क की, इनकी ड्रेपेबिलिटी जो है वो अच्छी है, ठीक है। तो ड्रेपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कपड़ा जो फैब्रिक है आपका वो अपने आप को किस तरीके से आपकी बॉडी के अनुसार क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो अगर हम देखें हैंड और ड्रेपेबिलिटी जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। जितना अच्छा हैंड होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी, उसकी वो बॉडी के साथ एडजस्ट भी अच्छे से करेगा, ठीक है। अब है पिलिंग। पिलिंग का मतलब आपको पता है रो उठना, जो आपने देखा होगा कपड़ों में टाइनी बॉल्स बन जाती हैं ऊपर, ठीक है। फिर सरफेस पे बहुत गंदी गंदी लगती हैं, कुछ टाइम आप पहनोगे तो उसमें बॉल से आपके फैब्रिक के सरफेस पे बन जाती हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पिलिंग, ठीक है। अब पिलिंग में क्या है, ब्रोकन फाइबर्स एंड फॉर्म्स टाइनी बॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये फाइबर है, ठीक है, ये जो आपका फैब्रिक है, इसमें क्या होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो टूट टूट के इसी के ऊपर क्या बना लेते हैं, टाइनी बॉल्स बना लेते हैं, ठीक है, रोए जैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोकन फाइबर, जो टूटे हुए फाइबर होते हैं वो फॉर्म टाइनी बॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर टाइनी बॉल्स यानी कि छोटी छोटी बॉल्स जो रोए जैसे जो होते हैं वो बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे से बॉल्स वो बना लेते हैं। अब क्या हो गया इसमें, जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन में बहुत दिखाई देता है, क्या है, फाइबर के नाम ही है, अभी हम आगे इनको पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिएस्टर और जो नायलॉन है, ये जो फैब्रिक है हमारे, इनमें ज़्यादा दिखाई देती है पिलिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टेपल फैब्रिक
फाइबर फैब्रिक, ठीक है, जो स्टेपल फैब्रिक फाइबर फैब्रिक होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, ये जिन जो छोटे छोटे फाइबर से हमारे जो कपड़े बने हुए होते हैं, उसका ये डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि टूट जाते हैं, टूट करके कहाँ लग जाते हैं? हमारे कपड़े के सरफेस के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? एक बॉल जैसी फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें हम रोए बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर है पिल्स अकर इन एरिया दैट आर एब्रेडेड और सब्जेक्टेड टू एब्रेशन ड्यूरिंग वेयर, ठीक है। तो पिल्स ना, जो आपकी पिल्स हैं, जो पिलिंग है, वो कभी कभार उस एरिया में भी हो जाती हैं जो आपने पहनने के बाद आपकी बॉडी से टच करता है जो पोर्शन, ठीक है, जैसे अंडर आर्म्स पे, ठीक है, अंडर आर्म्स वाले कपड़े अगर आप देखोगे, जो अंडर आर्म्स वाला एरिया है आपके कुर्ते का, उसमें पिलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो जहाँ ये आपको एब्रेशन दिखाई देगा, घिसने वाली वो दिखाई देगी, जहाँ वो बॉडी से बार बार कॉन्टेक्ट में आ रहा है कपड़ा, वहाँ भी आप देखोगे फैब्रिक के उस पार्ट में पिलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आर्म पिट्स ऑफ गारमेंट, जैसे कि अगर आप देखो तो ये आपका आर्म पिट्स है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो आपकी अंडर आर्म्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पिलिंग, ठीक है। एंड बैक एंड लोअर एजेस ऑफ साड़ीज, ठीक है, साड़ी के बैक और जो कमर का और नीचे का हिस्सा होता है, उसमें भी आपको पिलिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर है आपका कंट्रोल पिलिंग सिंजिंग फिनिशेस कैन बी यूज, ठीक है। इसमें ना कुछ एंटी पिलिंग फिनिशेस अगर हम दे देते हैं अपने कपड़े को, तो उसमें फिर पिलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मतलब कुछ एंटी पिलिंग फिनिशेस होती है। फिनिशेस का मतलब होता है कि हमारे कपड़े में हमें पता है कि ये वाला पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, इसमें क्या होगा, आगे जाकर के पिलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो हम पहले ही उसमें क्या दे देंगे, कुछ फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ या कुछ ऐसे मेथड्स के साथ उसको ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें आगे पिलिंग की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फिनिशिंग मेथड्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिंजिंग फिनिशिंग जो है वो कैन बी यूज, हम यूज़ कर सकते हैं कि ताकि हमारी जो पिलिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो ना हो। फैब्रिक पास थ्रू गैस फ्लेम्स, इसमें क्या करते हैं, जो फैब्रिक है उसको गैस फ्लेम्स के ऊपर से पास करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये गैस जल रही है नीचे, ठीक है, और जो हमारा फाइबर है वो हल्का सा हमने धीरे धीरे ऐसे पास किया, तो जो उसके सरफेस के ऊपर जो बॉल्स होंगी वो जल जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंजिंग बोलते हैं। अभी हम आगे इनको सब पढ़ेंगे, ठीक है। बॉल्स आर बर्नड आउट, तो जो वो है वो हमारे जो बॉल्स हैं वो जल जाएंगी, ठीक है, बर्न हो जाएंगी। फिर है टाइटली ट्विस्टेड यार्न एंड लॉन्गर स्टेपल यार्न भी हमारा क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है पिलिंग को, ठीक है। अगर हम जो यार्न को जब ट्विस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जब हम फाइबर को जब ट्विस्ट करके यार्न बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हम उसे ट्विस्ट करें, और जब हम उसे फैब्रिक बना रहे हैं तब हम उसे अच्छे से ट्विस्ट करें। तो इससे भी क्या होगा, आपकी जो पिलिंग वाली जब फाइबर जो है, यार्न जो है वो टूटेगा ही नहीं, अच्छे से ट्विस्टेड रहेगा वो हमारे फैब्रिक में, तो वो टूटेगा नहीं, तो पिलिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर एंटी पिलिंग फिनिशेस जो है हमारा फुलिंग ऑफ वुल रेसिन्स फिनिश ऑन कॉटन, ठीक है। आपके जो कॉटन वुल है, वुल में कौन कौन सी एंटी पिलिंग फिनिशेज होती हैं, वुल में हमारी है फुलिंग की फिनिशेज देखने को मिलती है, ये फिनिशेज का नाम है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और रेसिन फिनिशेज हमें देखने को मिलती है कॉटन में। तो इससे क्या होगा, हमारा अगर हम ये फिनिशेस वुल में हम फुलिंग दे दें और जो कॉटन है उसमें हम रेसिन दे दें, तो हमारा जो पिलिंग वाली प्रॉब्लम है, जो रोए उठने की प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम अभी आगे सारी फिनिशेज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी फिनिशेज हैं। तो अभी सिर्फ नाम याद रख लेना कि कॉटन में हम ये वाली दे सकते हैं रेसिन वाली, और आपके वुल में हम फुलिंग वाली दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लिंट पिल्स होता है। लिंट पिल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आपने सॉक्स को वॉशिंग मशीन में धोया, तो सॉक्स तो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो रोए चिपके हैं, ठीक है, जो पिलिंग हुई है वो किसी और ही कपड़े के धागे जो हैं टूट करके उसके साथ जुड़ गए हैं, तो पिलिंग वाइट कलर की या किसी और कलर की हो गई है, तो वो सॉक्स का फाइबर तो है नहीं, वो किसी और फाइबर का, आपका किसी और कपड़े का फाइबर टूट करके हमारे किसी दूसरे कपड़े पे जब लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, ठीक है। पिल फॉर्म फाइबर फ्रॉम अदर फाइबर, ठीक है, किसी फैब्रिक पे, किसी कपड़े पे जब किसी दूसरे कपड़े का या जो फाइबर है, जो रेशा है, जो धागा है, टूट करके इसके ऊपर बॉल्स बना लेता है, टाइनी बॉल्स यानी कि पिलिंग बना लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट पिल्स बोलते हैं। जैसे कि वाइट पिल्स ऑन मैंस ब्लैक शॉक्स, ठीक है, जो अगर किसी में हम लोग वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ धोते हैं, तो उसमें हमने जब फैब्रिक्स धोए हैं तो उसमें सॉक्स भी हैं, तो जब हमने सॉक्स को धोया है और साथ में कोई और फैब्रिक भी है, तो उसका जो दूसरे फैब्रिक के जो वाइट कलर फैब्रिक है, किसी भी कलर का फैब्रिक है, उसके कुछ फाइबर जो हैं वो टूट करके हमारे किस में लग गए हैं, सॉक्स के ऊपर लग गए हैं, तो वो अलग से दिखाई देंगे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, लिंट पिल्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा पिलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा कि आपके कभी जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने सिंथेटिक सूट पहना है या आपकी बेडशीट में या फिर आपके जिस बेड के ऊपर आपने बेडशीट बिछाई है, आपकी जो कुशन्स होते हैं उनके कवर हो गए, आपके कंबल ब्लैंकेट के कवर हो गए, तो इन सब में कभी कभी स्पार्क्स देखने को मिलता है। ये जब जनरली सिंथेटिक कपड़ों में ये देखने को मिलता है, तो स्पार्क्स एक चिंगारी जैसी कई बार आपके कपड़ों में दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ अ फैब्रिक अगेंस्ट इटसेल्फ और सम अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? जब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब कोई फैब्रिक है वो अपने आप से जब टच कर रहा है, ठीक है, घिस रहा है, अपने आप के साथ टच कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तब चिंगारी आ रही है, या फिर किसी और चीज़ के साथ वो कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, मान लो मेरे साथ आ रहा है वो, तब चिंगारी आ रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ अ फैब्रिक अगेंस्ट इटसेल्फ और सम अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो खुद से जब आती है या किसी और ऑब्जेक्ट से आती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो चिंगारी ऐसी निकलती है, बिल्कुल स्पार्क जैसा आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार रजाई में भी देखने को मिलता है या कुछ पर्टिकुलर कपड़ों में भी आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो अगर आपका जो कपड़े हैं वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो क्या करेंगे? कंडक्ट अवे इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बॉडी जो फैब्रिक है, ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी की जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कपड़े में, वो उसे बाहर निकाल दे रहा है, तो वहाँ वो क्या करेगा? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल देगा, अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टर है वो अच्छा है वो। ठीक है, सुचालक कुचालक आपने सुना होगा। ठीक है, अगर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और वो आपका कैन नॉट बी प्रोड्यूस अवे इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके कपड़ों में प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो आप क्या देखोगे? सरफेस में एक स्पार्क्स देखोगे। ठीक है, चमक देखने को मिलेगी। मतलब कि आपके फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक में क्या होता है? फैब्रिक टच किया तो उसमें आपस में क्या होगी? एक चिंगारी होगी। अगर आपका जो कपड़ा है वो बेटर कंडक्टिविटी है तो वो चिंगारी होने से पहले पहले ही क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिसिटी को बॉडी से बाहर निकाल देगा, कपड़े से बाहर छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो फैब्रिक है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है, बैड कंडक्टर है, तो वो उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। बाहर नहीं निकालेगा तो आपकी बॉडी में क्या देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी के साथ चिंगारी देखने को मिलेगी। इसे हम बोलते हैं स्पार्क्स। ठीक है, कैन बी एक्सप्लोजिव। अब अगर ये जो चीज़ है, मान लो आपके घर में गैस लीक हो रही है, ठीक है, अब आपकी बॉडी से स्पार्क्स निकल रहे हैं, तो हो सकता है ना कि स्पार्क्स के चलते आपको क्या हो जाए? जैसे लाइटर में निकलता है स्पार्क्स, वैसा सा स्पार्क निकलता है। आप जब लाइटर जलाते हो गैस की, तो गैस के लाइटर जब भी आप यूज़ करते हो तो उसमें से स्पार्क देखने को मिलता है ना, वैसे ही आपके कपड़ों में वो स्पार्क्स देखने को मिलेगा। अब अगर आपने कोई ऐसा फैब्रिक पहन के आप कहीं ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे गैसेस लीक हो रही हैं, ऐसा कुछ, तो उससे क्या होगा? आपकी आग लगने के खतरे हो सकते हैं। कैन बी एक्सप्लोजिव, भाई बम फट सकते हैं इससे। ठीक है, हार्मफुल इन इनफ्लेमेबल कंडीशन, मतलब कहीं ऐसी कंडीशन जहाँ गैसेस लीक हो रही हैं या कुछ ऐसा आग पकड़ने के चांसेस हैं, तो वहाँ आपके लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, हार्मफुल है, हेल्पफुल नहीं, हार्मफुल। ठीक है, फिर है सिंथेटिक फैब्रिक। इसका एग्जाम्पल है, ये कई बार होता है, आप सिंथेटिक फैब्रिक पहनते हो तो उसमें चिंगारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। आफ्टर वेयरिंग सिंथेटिक फॉर फ्यू आवर्स इट इज़ बेटर टू वाइप द गारमेंट विद द वेट टॉवल्स कैरी विद द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, अगर आपको बहुत लंबे समय तक कोई सिंथेटिक फैब्रिक पहनना है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने फैब्रिक को कुछ कुछ घंटों में आपको ने जो कपड़े पहने उसे गीली टॉवल से आपको क्या करना चाहिए? वेट टॉवल से उसको बार बार साफ़ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। ठीक है, बॉडी के ऊपर पहने हुए कपड़ों को, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आफ्टर वेयरिंग सिंथेटिक फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक जब आप सिंथेटिक पहनते हो, इट इज़ बेटर टू वाइप द गारमेंट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? वो जो गारमेंट्स आपने पहने हैं उसको अपने जो वेट टॉवल्स है उससे बार बार वाइप्स करना है। ठीक है, कैरीज अवे द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो भी बन रही है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, चिंगारी नहीं होगी। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मेक्स द फैब्रिक टू क्लिंग विद बॉडी, इट अट्रैक्ट डस्ट एंड डस्टी अपीयरेंस। एक तो ना जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है इससे जो फैब्रिक होता है ना वो बॉडी के साथ चिपकने लगता है, तो इससे क्या होता है? जो डस्ट और ये सब चीज़ें भी हैं ये आपके कपड़े में अट्रैक्ट होती हैं और वो आपके कपड़े में चिपक जाती हैं, गंदा अपीयरेंस देती है, तो गंदे बहुत होते हैं ये कपड़े। ठीक है, डस्ट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा आपकी चिपकेगी। ठीक है, फिर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फैब्रिक क्लिंग टू द मशीनरी एंड दस कटिंग द स्टिचिंग ऑफ गारमेंट इज मेड डिफिकल्ट। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है
इन गारमेंट्स को स्टिचिंग में भी दिक्कत करती हैं, ठीक है। क्लिंग टू द मशीनरी, मशीन में ये बार बार क्या करती हैं, दिक्कत करती है। जब हम मशीन में इनको सिलते हैं तो आप देखोगे सिंथेटिक फैब्रिक को सिलने में दिक्कत आती है, ठीक है। दस कटिंग द स्टिचिंग, और स्टिचिंग को कट कर भी करती हैं ये, ठीक है। गारमेंट्स इज मेड डिफिकल्ट, तो इससे क्या होगा ना, आपका गारमेंट जो है वो दिक्कत में बनता है, आसान नहीं होता इसका गारमेंट्स बनना। एंटी स्टैटिक फिनिशेज कैन बी यूज्ड बट दिस इज वॉश्ड ऑफ आफ्टर सम वॉशेज, ठीक है। हम इसमें एंटी स्टैटिक फिनिशेज जो हैं वो दे भी सकते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था फिनिशेस क्या होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट हम दे देते हैं तो उस ट्रीटमेंट से जो भी प्रॉब्लम है वो आपके समाधान हो जाता है। तो अगर हम एंटी स्टैटिक फिनिशिंग देंगे तो वो आपका क्या है, आपकी कैन बी यूज्ड, पर कुछ आप 2-3 बार वॉश करोगे, कुछ बार वॉश करोगे तो जो आपने फिनिशेस दी है वो भी क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, ठीक है। फिर है फेल्टेबिलिटी। फेल्टेबिलिटी में क्या होता है कि ये आपका फाइबर कैन फेल्टेड बाय यूजिंग सूटेबल एडेसिव, मतलब फाइबर को आप इस तरीके से, अभी तो हम इसे स्पिनिंग से हम क्या कर रहे थे, धागा बना रहे थे इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, फाइबर को ऐसा पास पास रखा, यान को पास पास रखा, ठीक है, और फिर इसे मेल्ट करके चिपका दिया, ठीक है। तो इसे क्यों बोलते हैं, फेल्ट करना। तो इससे क्या होगा, आपका फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी तक तो हम ऐसे स्पिनिंग करके बना देते ना फैब्रिक को, अब इसमें स्पिनिंग ना करके हम क्या करते हैं, फेल्टेबिलिटी में इनको आसपास रख के हल्का सा इसमें वो दिया टेम्परेचर, ठीक है, इसको हॉट किया, गर्म किया, तो ये जो यान और फाइबर है ये आपस में चिपक जाएंगे और यही आपका क्या बन जाएगा, फैब्रिक बन जाएगा बिना स्पिनिंग के, ठीक है। तो ये फाइबर कैन फेल्टेड बाय यूजिंग सुटेबल एडेसिव, मतलब कुछ गोंद या कुछ ऐसा मेथड लेकर के, गम लेकर के, एडेसिव चिपकने वाला मेथड हो गया, या फिर आपको मेल्ट करके आप क्या कर सकते हो, फैब्रिक बना सकते हो बिना स्पिनिंग मेथड के, ठीक है। फिर है एबिलिटी ऑफ फाइबर टू मैट टुगेदर, ठीक है, आपस में फाइबर को मैट मिला करके आप क्या बना सकते हो, फैब्रिक बना सकते हो, ठीक है। प्रोड्यूस फैब्रिक विदाउट कॉम्प्लिकेटेड स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है, बिना जो कॉम्प्लिकेटेड स्पिनिंग की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। आप मशीनें भी देखोगे, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो बिना उसके भी हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक को बना सकते हैं। सिंपल हमने इनको ऐसे ऐसे पैरेलल रखा है एक दूसरे के, और या तो किसी गोंद से या गम से आपने इनको चिपका दिया, एडेसिव यूज़ कर लिया कोई, या फिर आपने क्या कर लिया, इसको मेल्ट वगैरह करके इसके साथ एक दूसरे के साथ ये चिपक गए, ठीक है। नॉन वोवन फेल्टेड मटेरियल हम इसको बोलते हैं, बिना बिने हुए, ठीक है, बिना बिने हुए। स्पिनिंग से तो हमारे बिन रहे थे ना, हम बिना ही कर रहे थे स्पिनिंग वाले मेथड से, पर ये बिना बिने हुए मेथड से है, ठीक है। सम रक्स मटेरियल, कारपेट मटेरियल एंड अपीयर्स, ठीक है, कुछ रक्स मटेरियल्स में बनते हैं, कुछ अपीयल मेथड मटेरियल्स में बनते हैं, कुछ कारपेट मटेरियल भी इस मेथड से बनाए जाते हैं। एबिलिटी ऑफ वुल टू कॉइन टुगेदर, इंटरलॉक एंड श्रिंक देन सब्जेक्टेड टू हीट, मॉइस्चर एंड प्रेशर, फेल्टिंग ऑफ वुल फैब्रिक। आपने देखा होगा जो टेडीवेयर वगैरह बनते हैं जिस कपड़े के, ठीक है, वो क्या होता है, वो फेल्ट का ही फैब्रिक आता है। जो टेडीवेयर वगैरह बनाते हैं ना, तो वो फेल्ट फैब्रिक आता है, वो जनरली हमारा वुल से होता है। तो वुल में भी हम क्या करते हैं, वुल के अंदर ना इस तरीके के वो होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं उसके फाइबर्स, ठीक है, तो इंटरलॉक और श्रिंक हो जाते हैं, तो इससे आप उनको जब हीट दोगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एबिलिटी टू वुल टू कॉइन टुगेदर, जो वुल के अंदर इस तरीके से ना एक दूसरे को चिपकाने का गुण होता है, ठीक है। क्यों, आप देखोगे उसमें बहुत छोटे छोटे रेशे वुल के चारों तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो जब वो हम उन्हें मेल्ट करेंगे तो वो आपस में क्या बना लेंगे, एक लॉक जैसा बना लेंगे, ठीक है, लॉक जैसा बना लेंगे, और ये क्या होगा, चिपक करके हमारा फैब्रिक बन जाएगा, ठीक है। इंटरलॉक एंड श्रिंक व्हेन सब्जेक्ट टू हीट, जब हम उसमें हीट देंगे, मॉइस्चर देंगे और प्रेशर देंगे, ठीक है। फेल्टिंग ऑफ वुल फैब्रिक, तो यहाँ से आपका वुल फैब्रिक की वो फेल्ट फैब्रिक जो है वुल फाइबर से बन जाएगा, ठीक है, फेल्ट फैब्रिक। तो उसे आपने देखा होगा टेडीवेयर वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो फेल्ट वाला फैब्रिक, ठीक है, फेल्ट बोलते हैं उसे। अब एक फिर है कवर। कवर क्या होता है हमारा, ये भी मिसलिनियस है। अगर हमारा स्ट्रेट फैब्रिक है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये क्या करेगा, कम एरिया कवर करेगा। जैसे सिल्क है, ठीक है, पतला होता है सिल्क, क्योंकि उसका जो फाइबर है, जो यान है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसके विपरीत जो आपका वो है, वुल है, वुल इस तरीके से बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा मोटा होता है, तो वो एरिया भी ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। इसीलिए इससे मोटा कपड़ा बनता है, वुल से मोटा कपड़ा बनेगा, और जो सिल्क है उससे पतला कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो कवर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू ऑक्यूपाई एन एरिया, जो भी एरिया है उसको ऑक्यूपाई करने की जो एबिलिटी है, ठीक है। अ स्ट्रेट फाइबर, एक सीधा फाइबर कवर लेस एरिया, तो वो क्या करेगा, आपका एरिया को कम कवर करेगा, मतलब पतला स्मूथ कपड़ा बनेगा, ठीक है उससे। इसके विपरीत अगर इस तरीके का फाइबर है आपका टेढ़ा
टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वुल का होता है, तो उससे आपका क्या करेगा, एरिया को ज़्यादा कवर करेगा और आपका जो फैब्रिक बनना है, जो कपड़ा बनना है बाद में, वो थोड़ा मोटा और हैवी कपड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे जूट हो गया, जूट से भी मोटा और हैवी कपड़ा बनता है। फिर है विकिंग एंड वेटिंग। ठीक है, विकिंग और वेटिंग देखो हमने पहले मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन वाला पढ़ा था, हम ना जब मॉइस्चर वाला पढ़ा था सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हमने क्या देखा था, उसमें जो वाटर है वो अंदर तक जा रहा था। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, उसमें वाटर हमारा अंदर तक जा रहा था, लेकिन विकिंग और वेटिंग में क्या होता है, जो वाटर है बस ऊपर के सरफेस तक ही रहता है, जैसे कि अंदर नहीं जाता है ये। ठीक है, तो जो वाटर ट्रांसफ़र होगा ना, तो यहाँ से ऊपर ऊपर सरफेस में ट्रांसफ़र होगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो स्पोर्ट्स वेयर में हम इसको वेटिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एबिलिटी टू ट्रांसफर मॉइस्चर फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, मतलब इस सेक्शन से यहाँ तक एबिलिटी हो रही है, अंदर नहीं जा रहा कपड़े के। ठीक है, तो वाटर अंदर तक नहीं जाता, सरफेस में ही रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्पोर्ट्स वेयर में जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो जल्दी सूख जाती है उसके कपड़े की। ठीक है, अगर अंदर जाएगा तो फिर सूखने में टाइम लगेगा, अगर सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो जल्दी ड्राई हो जाता है हमारा जो स्पोर्ट्स वेयर के फैब्रिक है। ठीक है, फिर हमारा फाइननेस क्या है, फाइननेस हमारा वही है कितना पतला यान है, जो हमने डेंसिटी में पढ़ा था। ठीक है, कितना पतला और कितना मोटा यान है। तो अगर आपका पतला यान होगा, थिकनेस ऑफ यान मतलब पतला यान है तो पतला कपड़ा बनेगा, मोटा यान है तो मोटा कपड़ा बनेगा। ठीक है, मेजर डायमीटर एंड वेट, हम क्या करते हैं, डायमीटर और वेट को इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, हाई थिकनेस है तो लो ट्विस्ट होंगे, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। कोर्स अगर ज़्यादा मोटा है फैब्रिक तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो ट्विस्ट कम आएंगे उसमें मोटे फैब्रिक में, दूसरा स्टिफनेस देखने को मिलेगी, मोटापा देखने को मिलेगा, कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई फाइननेस है तो हाई फाइननेस है मतलब कि पतला है यान आपका, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी और ड्रिपेबिलिटी अच्छी होगी। ड्रिपेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अच्छे से वो फोल्ड हो जाएगा यान अच्छे से अपने आप को, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वो बॉडी की शेप के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा, यानी कि ड्रिपेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, फिर है क्रिम्प। क्रिम्प क्या है, क्रिम्प क्या है आपका, फाइबर में लंबाई में वेव्स या बैंड। ठीक है, क्रिम्पनेस के कारण आसानी से ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे कि आपका ये है क्रिम्प का मतलब क्या है, इस तरीके का। ठीक है, ये क्रिम्पनेस है, तो जितनी अच्छी क्रिम्प होगी, ठीक है ये, ठीक है, इतनी अच्छी क्रिम्प होगी तो ये आसानी से ये जो फैब्रिक है आपका, जो या फाइबर है, अगर मान लो आपके फाइबर में अच्छी वेव्स हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो दूसरा फाइबर से आप जोड़ के धागा बनाओगे, ठीक है, यान बनाओगे, तो कितनी आसानी से बन जाएगा ना यान आपका। ठीक है, तो और अच्छे से भी बनेगा। तो क्रिम्पनेस से क्या होता है, फाइबर में लंबाई में वेव्स या बैंड को हम क्या बोलते हैं, क्रिम्प बोलते हैं। क्रिम्पनेस के कारण क्या है, ट्विस्ट आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से ट्विस्ट होने लगते हैं, जैसे ये अगर है तो ये ट्विस्ट आसानी से होगा। अगर ऐसा फाइबर है, ठीक है, और ऐसे फाइबर को आपस में जोड़ना है तो उन्हें ट्विस्ट करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। जैसे कि आपके कर्ली हेयर हैं, ठीक है, क्रिम्पनेस मतलब कर्ली हेयर। ठीक है, कर्ली हेयर जो हो गए वो क्रिम्प हो गए, और जो स्ट्रेट हेयर है वो आपकी क्या हो गए, स्ट्रेट हेयर। सिल्की हेयर स्ट्रेट हेयर है वो सिंपल हेयर हो गए। ठीक है, तो कंप्रेसिंग द लॉफ्ट भी आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए तो जो हमारे कर्ली हेयर होते हैं वो आपस में उलझते बहुत हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपस में अच्छे से एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, तो उन्हें आसानी से उनका धागा बन सकता है। ठीक है, जो हमारा क्रिम्प है जिन फैब्रिक्स में। ठीक है, और अगर स्ट्रेट हैं तो उसमें आपको फाइबर बनाने में थोड़ी सी स्पिनिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कंप्रेशन और लॉफ्ट भी आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आपका कंप्रेशन और लॉफ्ट भी है तो आपका ये है इस तरीके का फाइबर है, तो आप उसको बार बार करके क्या कर सकते हो, उसमें लॉफ्ट भी ला सकते हो। लॉफ्ट मतलब एयर पॉकेट्स। ठीक है, और कंप्रेशन मतलब उसको दबाने के बाद आपको जो मिलेगा फ्लफी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन लॉफ्ट भी आसानी से बढ़ सकता है। इसके बाद ये हमारी क्या थे, ये मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ थी सारी। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक तो एब्रेशन रेजिस्टेंस पढ़ा, हैंड पढ़ा, पिलिंग पढ़ा, ठीक है, स्टैटिक और उसका फेल्टेबिलिटी, कवर, विकिंग और वेटिंग, और इसके बाद फाइननेस, फिर हमने पढ़ा क्रिम्प। अब हमारी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है आपका जो फाइबर है, ठीक है, कितना वो किसी भी तरीके के केमिकल के साथ झेल सकता है। जैसे कि अगर आप देखो जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन को आप किसी भी तरीके के सर्फ में, साबुन में धो सकते हो। ठीक है, वो उसका कुछ खास बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप वुल और सिल्क को इस तरीके से धोओगे तो वो क्या होगा, वो केमिकल से डैमेज हो सकता है। ऐसे वुल क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा। इसलिए वुल को हम किस में धोते हैं, ईजी में धोते हैं। ठीक है, तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड का, एल्कलाइज का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का और सॉल्वेंट का हमारे फैब्रिक पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्ट डिफरेंटली टू वेरियस फाइबर्स। ठीक है, अलग अलग फाइबर पे अलग
अलग तरीके के केमिकल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो डायबिलिटी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कोई कॉटन है, कॉटन में केमिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं तो उसमें अच्छे से हम डाई कर सकते हैं। डाई भी तो एक तरीके का केमिकल है ना। लेकिन अगर कोई फाइबर वीक है जिसमें हमारा डाई जो है उसे और हार्मफुल कर सकती है, तो उसे डाई करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अलग अलग केमिकल का अलग अलग, जब हम हर एक फाइबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या किस किस केमिकल का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हर फाइबर पे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने फाइबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है बायोलॉजिकल और अदर प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल और अदर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? जो आपके आसपास ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, फंगस हो गई, जैसा आपने किसी डैम्प एरिया में यानी कि सीलन वाले एरिया में अपने फैब्रिक को छोड़ दिया, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो कितनी जल्दी ख़राब हो जाएगा वो फाइबर हमारा, कपड़ा हमारा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये बायोलॉजिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज़ है। जब बायोलॉजिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज सच एज एजिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, कितना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, फाइबर कितने समय तक, सनलाइट से कितना नुकसान करता है, सनलाइट से अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, मोथ्स, मिल्ड्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। घर में देखा होगा सिल्वर फिश, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो घरों में पाए जाते हैं, उन सब से ही अपने आप को कितना बचा सकता है हमारा कौन? फाइबर। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल अदर प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इसके बाद है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर। ठीक है, फाइबर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये आपका हर चीज़ के लिए मैक्सिमम जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, ये फाइबर का अपना खुद का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, हमने देखा था ना कि फाइबर के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एमॉर्फियस स्ट्रक्चर और एक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर है, यानी कि जो फाइबर है वो किस किस केमिकल से मिल करके बन रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें कॉटन फाइबर हमारे किससे मिलकर बनता होता है? सेलुलोज से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉटन फाइबर हमारा सेलुलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बन रहा है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ें इसमें, ये वाले केमिकल्स इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर इफेक्ट फाइबर प्रॉपर्टीज़, जो आपकी केमिकल स्ट्रक्चर है ये भी आपकी फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करते हैं। जैसे उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे, केमिकल अंदर जो आप जिस भी मॉलिक्यूल से, जिस भी केमिकल से हमारा फाइबर बना है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करेगा। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर इफेक्ट फाइबर प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेंथ हो गया, कितना मजबूत होगा फाइबर, इलॉन्गेशन कैसा होगा, ये सब पढ़ चुके हैं हम। रेसिलेंसी कैसी होगी, डेंसिटी कैसी होगी, मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, सनलाइट और एजिंग रेजिस्टेंस उसमें कितनी पाई जाएगी, डाई एब्जॉर्प्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, ये सब आपके कितने पाए जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स इन फाइबर आर इन द फॉर्म ऑफ चेन। देखा हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? मोनोमर बनाएंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे मोनोमर मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर बनाएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं अपने पहले लेक्चर में टेक्सटाइल के। ठीक है, तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर हमारी लॉन्ग चेन है हमारे फाइबर की, और यही लॉन्ग चेन मिलकर के क्या बनाएगी? हमारा फाइबर बना देगी। फिर हम बहुत सारे फाइबर लेंगे, हम इन फाइबर को आपस में जोड़ करके क्या बना देंगे? यार्न बना देंगे, धागा बनाएंगे। ठीक है, लॉन्गर द चेन द हाइयर द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी चेन लंबी होती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसमें पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस पाई जाएगी। ऑब्वियसली पाई जाएगी ना, तो क्योंकि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही तो पॉलीमर बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो हमारे अगर आप देखो तो सिंगल फाइबर में हमारे कौन कौन सा एमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये दोबारा से नहीं रखा है कौन सा एमॉर्फियस होता है, कौन सा क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे जो आज हमने पढ़े हैं ये हमारी सारी मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे फाइबर में पाई जाती हैं। तो आज हमारा पूरा जो ये टॉपिक था ये कवर हो गया है। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। सबसे पहले वाले उसमें हमने कौन सी पढ़ी थी? प्राइमरी पढ़ी थी, दूसरे में सेकेंडरी पढ़ी थी, और थर्ड वाले में हमने टर्सरी प्रॉपर्टीज़ यानी कि मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।